हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, जिसे वाहक डीएनए भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है वो सारा कुछ जो है हम वीडियो में देखेंगे, और इसी में ही जो है हम प्लाज्मिड भी देखेंगे गाइस, क्योंकि जो प्लाज्मिड है उसका उपयोग जो है वेक्टर डीएनए या फिर वाहक के रूप में किया जाता है। इससे पहले जो है हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा था, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने देखा था कि आरडीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, और उसने प्लाज्मिड भी देखा था, है ना। प्लाज्मिड भी देखे थे उसमें कि प्लाज्मिड का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो फिर वो सारा कुछ जो है हम इसमें देखेंगे। एग्जाम में आता है कि वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो फिर ये वेक्टर डीएनए के बारे में बताना, और एग्जाम्पल में जो है प्लाज्मिड के बारे में लिख देना है, ठीक है। या फिर कई बार आता है कि प्लाज्मिड क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो फिर प्लाज्मिड के बारे में लिखेंगे, और इसका उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में होता है, वो हम जो है इसमें लिख सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, देखते हैं वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। फिर वेक्टर डीएनए के जो गुण है गाइस वो हम देखेंगे। फिर क्लोनिंग वेक्टर के प्रकार, यानी कि वेक्टर डीएनए कितने प्रकार के होते हैं ना, वाहक डीएनए भी कह सकते हैं। तो फिर ये कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। फिर जो है प्लाज्मिड के बारे में हम देखेंगे गाइस, ठीक है। प्लाज्मिड इसी के अंतर्गत आता है, क्लोनिंग वेक्टर के प्रकार में ही, है ना। तो फिर हम प्लाज्मिड के बारे में देखेंगे, प्लाज्मिड की संरचना, प्लाज्मिड की विशेषताएं, प्लाज्मिड के प्रकार और प्लाज्मिड के उपयोग, ठीक है। तो फिर यूजेस वगैरह सारा कुछ जो है हम देखेंगे। तो फिर रूपरेखा में जो है आपको सिनॉप्सिस में इतना लिख लेना है। अब चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखते हैं, इन्हें क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जो वेक्टर डीएनए है उसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। जीवाणुओं में फॉरेन डीएनए खंड को वहन करके उसे दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाले डीएनए को ही वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर अथवा जीन का वाहक कहते हैं, ठीक है गाइस। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या पढ़ा था, हमें जो है फॉरेन डीएनए को जो है किसी जीव के जीनोम में प्रविष्ट कराना होता है ना। तो फिर हमें जो है फॉरेन डीएनए, जैसे कि हम किसी जीव से प्राप्त कर लेते हैं फॉरेन डीएनए को, तो फिर उस फॉरेन डीएनए को जो है वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है गाइस, ताकि जो है उस फॉरेन डीएनए को किसी अन्य जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जा सके, ठीक है। तो फिर जिस फॉरेन डीएनए को जिस डीएनए के साथ जोड़ेंगे उसे हम जो है क्लोनिंग वेक्टर या वाहक कहेंगे। इससे भी अच्छे तरीके से मैंने जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बताया कि वाहक क्या है, ठीक है। तो फिर आप लोग जाके देख सकते हैं वाहक क्या है, एक बार और हम देख लेते हैं। जब हमें फॉरेन डीएनए को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित करना होता है ना, तब जो है हम फॉरेन डीएनए को किसी अन्य डीएनए के साथ अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो फिर उस डीएनए खंड को जो है वाहक कहेंगे, और यही वाहक के कारण जो है यही वाहक जो है उसे अन्य डीएनए में जो है स्थानांतरित करता है, ठीक है। अन्य जीव के जीनोम में स्थानांतरित कर देता है। तो फिर उसे जो है वाहक जो है कहते हैं, ठीक है। इस आगे देखते हैं, इस वेक्टर की सहायता से एक जीव के डीएनए खंड को दूसरे जीव के जीनोम में प्रविष्ट कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। अब देखिएगा, इस एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए के साथ मिक्स करेंगे, तब जो नया डीएनए बनेगा वो अलग ही प्रकार का होगा, है ना, यानी कि संकर प्रवृत्ति का होगा। तो फिर से जो है हम हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट या आरडीएनए जो है कहते हैं, ठीक है। इस समझ में आया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही है, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए, है ना। उदाहरण देखते हैं, जीवाणु सेल में उपस्थित प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है, तो फिर ये जो है वेक्टर या वाहक है, ठीक है। इस वेक्टर डीएनए और वाहक है प्लाज्मिड जो है। तो फिर उदाहरण में जो है बैक्टीरिया सेल में उपस्थित प्लाज्मिड का एग्जाम्पल जो है आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं वेक्टर के गुण। अब देखिएगा, इस आरडीएनए है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में जो है वेक्टर डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फिर वेक्टर डीएनए में कौन कौन से गुण जो है होने चाहिए, है ना, तो फिर वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इन वेक्टर में फॉरेन डीएनए खंड को जोड़ने के लिए सक्रिय स्थल होना चाहिए, ठीक है गाइस। हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को जो है वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके जो है किसी अन्य जीव के जीनोम में स्थानांतरित करते हैं, है ना। तो फिर वेक्टर में जो है फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए जो है सक्रिय स्थल का होना जरूरी है, तभी तो हम उसको जोड़ पाएंगे, है ना। तो फिर सक्रिय स्थल होना चाहिए जोड़ने के लिए। आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं गाइस, इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है गाइस। अर्थात ये स्वयं जो है विभाजित हो जाए, है ना, स्व रिप्लिकेशन की क्षमता जो है इसमें
पाई जानी चाहिए, स्वयं जो है 2 भागों में बढ़ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड है, इनका शोधन आसानी से किया जा सकता है। और ये जो वेक्टर डीएनए है गाइस, इनका शोधन जो है आसानी से किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इनमें पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता होती है। अब देखिए गाइस, हम जो है फिर भी बार बार मैं बोल रहा हूँ तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके जो है हम किसी अन्य जीव के जीनोम में प्रविष्ट कराएंगे, है ना, तो फिर उसी ही जो है पोषक सेल कहेंगे। जिस कोशिका में जो है इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उस सेल या उस कोशिका को ही जो है पोषक कोशिका या होस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, तो फिर वेक्टर में जो है पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इनमें पोषक कोशिकाओं के अंदर भी द्विगुणन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये जो वेक्टर हैं गाइस, इनको जो है पोषक कोशिकाओं में होस्ट सेल में जो है प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो फिर इन वेक्टर में जो है उनके अंदर भी जो है स्वद्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, है ना, स्वयं जो है वो रिप्लिकेशन कर सके। ठीक है, स्व रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर भी। ठीक है गाइस, तो फिर वेक्टर में जो है इतने सारे गुण जो है होने चाहिए। इसके अलावा भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 5 पॉइंट ही बस लिखा है ना, क्योंकि नोट्स बहुत लंबा हो जाता है और हम उतना लिखते भी नहीं है, एग्जाम में टाइम नहीं होता हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड देखते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो फिर क्लोनिंग वेक्टर जो है गाइस 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, है ना। पहला है प्लाज्मिड्स, फेज वेक्टर या लैम्डा फेज, और तीसरा है कॉस्मिड्स। ठीक है गाइस, आप लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो फिर आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिर ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो फिर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस प्लाज्मिड्स, ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार जो है ये एग्ज़ाम में आता है। जूलॉजी बॉटनी दोनों में ही है ना, सेकंड पेपर दोनों में है, जूलॉजी में भी बॉटनी में भी। तो फिर हो सकता है जूलॉजी में आ जाए, अगर जूलॉजी में आता है तो फिर बॉटनी में नहीं आता है, अगर बॉटनी में ना आए तो फिर जूलॉजी में आएगा, समझ जाना है ना आप लोग। तो फिर देख लेते हैं इसको, प्लाज्मिड को देखते हैं आगे। प्लाज्मिड सबसे महत्वपूर्ण क्लोनिंग वेक्टर है। सामान्यतः कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कुछ जीवों में उनके सामान्य डीएनए के अतिरिक्त भी एक छोटा डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, इस प्लाज्मिड क्या है समझ में आ गया। ये जो है क्लोनिंग वेक्टर है, इतना तो आप लोगों को पता है ना। और क्या लिखा है, ये जो है कोशिकाओं में डीएनए के अतिरिक्त जो है अन्य डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगर कोशिकाओं में जो हमारा मेन डीएनए होता है ना, उसके अलावा भी एक अन्य डीएनए पाया जाता है, तो फिर उसे जो है प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है ना, केंद्रक में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है गाइस, तो फिर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले डीएनए को, है ना, जो कि मेन डीएनए के अलावा अतिरिक्त डीएनए होता है और जो कोशिका द्रव्य में होता है, उसे जो है प्लाज्मिड्स कहते हैं। और ये जो है जो मेन डीएनए है गाइस, उनसे जो है छोटा होता है। ठीक है, जो इसका आकार है वो, उदाहरण के लिए जीवाणु, यीस्ट आदि में जो है प्लाज्मिड्स पाया जाता है। ठीक है, तो फिर इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मिड गुणसूत्र रहित बाह्य नाभिकीय स्वतः द्विगुणित होने वाले सहसंयोजी रूप से बंद वलयाकार द्विसूत्री डीएनए अणु है। ठीक है गाइस, प्लाज्मिड के बारे में यहाँ पे क्या बताया है कि जो प्लाज्मिड है उसमें जो है गुणसूत्र नहीं पाया जाता है ना, गुणसूत्र रहित होता है। बाह्य नाभिकीय अर्थात ये केंद्रक के बाहर होता है। स्वतः द्विगुणित अर्थात ये स्वयं 2 भागों में जो है बट जाता है। आगे देखते हैं, सहसंयोजी रूप से बंद वलयाकार द्विसूत्री डीएनए अणु है। ये जो प्लाज्मिड है गाइड्स, ये जो है 2 सूत्रों से मिलकर के बना होता है और कैसा होता है, वलयाकार होता है। और ये इसका जो वलय है वो जो है सहसंयोजी रूप से बंद होता है। ठीक है, तो फिर ये जो है प्लाज्मिड का एक प्रकार से डेफिनेशन है। प्लाज्मिड गुणसूत्र रहित बाह्य नाभिकीय स्वतः द्विगुणित होने वाले सहसंयोजी रूप से बंद वलयाकार द्विसूत्री डीएनए अणु है, जो कि प्रायः सभी बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। आगे देखते हैं, एक बैक्टीरिया सेल में प्लाज्मिड्स की संख्या 1 से लेकर के 1000 या इससे अधिक हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक प्लाज्मिड में 5 से 100 जीन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्लाज्मिड में जो है एक प्लाज्मिड में 5 से जो है 100 जीन्स जो है पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, 5 पॉइंट देखते हैं, प्लाज्मिड की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड वलयाकार डीएनए अणु है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है ना, परंतु विश्रामावस्था में इसकी कुंडलिनी प्रत्येक 400 से 600 क्षारक युग्मों पश्चात
दाहिनी ओर मुड़कर सुपर कुंडलिनी या सुपर हेलिक्स जो है बना लेते हैं। ठीक है, सुपर कुंडली बना लेते हैं। इसका इस डीएनए के दोनों सूत्र सहसंयोजी रूप से बंद होते हैं। ठीक है गाइस, क्या लिखा है, जो प्लाज्मिड होते हैं वो वलयाकार होते हैं, परंतु विश्रामावस्था में क्या होता है, इसकी जो कुंडलिनी है गाइस वो 400 से 600 क्षारक युग्मों के पश्चात दाहिनी ओर मुड़ जाता है और सुपर कुंडली या सुपर हेलिक्स का जो है निर्माण करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका डायग्राम हम। तो फिर प्लाज्मिड का डायग्राम आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है गाइस। ये देखिए 2 सूत्र है ना, ये 1 सूत्र और ये 2 सूत्र, और ये जो है वलयाकार है और ये सहसंयोजी रूप से बंद है। ठीक है, और ये है प्लाज्मिड्स इन सुपर कॉइल्ड, यानी कि ये सुपर हेलिक्स है। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ करके जो बना लेते हैं वो वाला, और ये एक प्लाज्मिड है। आप केवल इसी को ही बना लोगे तो भी जो है आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और डायग्राम बनाते समय आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो आप लोग पेन यूज़ करें वो ब्लैक पेन हो, है ना, पेंसिल से नहीं बनाना है, प्रयास करें कि पेन से ही बन जाए। और जो हम पेन यूज़ करेंगे गाइस वो जो है पहली बार जो है यूज़ नहीं करना है ना, यूज़ किया हुआ पेन जो है यूज़ करना है। ठीक है गाइस, पहली बार इसमें एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है पेन को। आगे देखते हैं गाइस प्लाज्मिड्स की विशेषताएं। ठीक है, ब्राडबरी एवं सहयोगियों के अनुसार प्लाज्मिड 2 स्ट्रैंड वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है जिसका आकार गुणसूत्रीय डीएनए की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है गाइस, हमने क्या पढ़ा था, जो प्लाज्मिड है वो 2 सूत्रों से मिलकर के बना है ना, और ये जो प्लाज्मिड है वो केंद्रक के अलावा अन्य जो डीएनए पाया जाता है ना, केंद्रक में जो डीएनए उपस्थित है उसके अलावा अन्य जो डीएनए पाया जाता है उसे ही जो है हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो फिर वही तो लिखा है क्या, प्लाज्मिड जो है 2 स्ट्रैंड वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, गुणसूत्रीय डीएनए है जिसका आकार गुणसूत्रीय डीएनए की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है और ये स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों अवस्था में जो है पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है जो प्लाज्मिड है वो स्वयं 2 भागों में बढ़ जाता है ना, सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता जो है प्लाज्मिड रखता है, और ये जो है स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों अवस्था में जो है पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक प्लाज्मिड में अन्य डीएनए से जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है गाइस, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी पढ़ा था। हम इसका जो प्लाज्मिड का जो यूज़ है गाइस वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में भी करते हैं ना। तो फिर फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ ही चिपका करके अन्य जीव के जीनोम में प्रवेश कराते हैं ना। तो फिर इसमें कौन सा गुण है, अन्य डीएनए से जुड़ने का भी गुण जो है इसमें पाया जाता है। आगे देखते हैं, कोशिका के बाहर प्लाज्मिड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, 5 पॉइंट देखते हैं, प्लाज्मिड कोशिकाओं के लक्षण प्रारूप को प्रभावित करता है। ठीक है, जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है, कोशिकाओं के लक्षण प्रारूप को, फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप जो बाह्य जो लक्षण है उसको प्रभावित करता है, ना कि जीनोटाइप को। आगे देखते हैं, कुछ प्लाज्मिड जीवाणुओं में भी संयुग्मन की प्रक्रिया पर भी नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के संयुग्मन पर भी जो है नियंत्रण रखते हैं। तो फिर इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं गाइस। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं गाइस, प्लाज्मिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। आखिर प्लाज्मिड कितने प्रकार का होता है ना, प्लाज्मिड का बहुत ही यूज़ होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। तो फिर प्लाज्मिड का आखिर प्रकार कितना होता है वो हम देख लेते हैं। तो फिर पहला है एफ प्लाज्मिड, जिसे एफ फैक्टर भी कहते हैं, फिर है आर प्लाज्मिड, फिर है कोल प्लाज्मिड, फिर वायरुलेंस प्लाज्मिड, फिर मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। तो फिर इतने प्रकार के जो है प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम केवल यहाँ पे 3 प्लाज्मिड को ही देखेंगे, एफ, आर और कोल को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, देखते हैं एफ और सेक्स फैक्टर है ना, इसे जो है एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर भी कहते हैं। देखते हैं, ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के संयुग्मन में सहायक होते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया में संयुग्मन के समय 2 विभेद एफ प्लस विभेद एफ कारक का स्थानांतरण एफ माइनस कारक में होता है। ठीक है, इस क्या करते हैं, बैक्टीरिया में संयुग्मन के समय ये एफ प्लस विभेद एफ कारक का स्थानांतरण जो है एफ माइनस कारक में होता है या करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लिंग का स्थानांतरण जो है कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। यहाँ पे लिखा है सेक्स फैक्टर है ना, तो फिर लिंग का स्थानांतरण जो है कोशिका द्रव्य द्वारा जो है होता है। केवल आपको इतना ही लिखना है ना। आगे देखते हैं, आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया को विभिन्न एंटीबायोटिक्स तथा ड्रग के प्रति प्रतिरोधक बनाता है। ठीक है,
बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता आर कारक के कारण होता है। ये प्लाज्मिड छोटे होते हैं। ठीक है। तो फिर जो बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता पाया जाता है वो किसके कारण होता है? आर प्लाज्मिड के कारण। अब चलिए देखते हैं आगे। फिर है कोल प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया में कॉलिसिन है ना, कॉलिसिन नामक विषैले पदार्थ उत्पादित होते हैं जो अन्य बैक्टीरिया को मार देते हैं। बैक्टीरिया में ये गुण विशेष प्लाज्मिड के कारण होता है जिन्हें कोल प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है गाइस, बैक्टीरिया में जो है कोल प्लाज्मिड्स पाया जाता है जिसके कारण ये कॉलिसिन नामक पदार्थ का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जिससे ये जो है अन्य बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो फिर इसे जो है कोल प्लाज्मिड कहते हैं। तो आगे देखते हैं प्लाज्मिड्स का उपयोग। यूजेस ऑफ प्लाज्मिड्स। इसका उपयोग मुख्य रूप से एक कोशिका के डीएनए को दूसरी कोशिका में पहुंचाना है। आगे देखते हैं, इस प्रकार यह डीएनए का स्थानांतरण करता है और एक वेक्टर की भांति कार्य करता है। आगे देखते हैं, निम्न गुण होने के कारण प्लाज्मिड का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में होता है। पहला, इसमें स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, अन्य डीएनए से जुड़ने की क्षमता होती है, पोषक कोशिका के अंदर भी द्विगुणन की क्षमता रखता है, एक सेल के डीएनए को दूसरे सेल में पहुंचाने की क्षमता रखता है या क्षमता होती है। ठीक है गाइस, तो फिर प्लाज्मिड के बारे में हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसका यूज़ के बारे में हमने जान लिया है ना। नोट्स जैसे ही हमने देखा प्लाज्मिड का, हमने उसका उपयोग भी जान लिया कि आखिर प्लाज्मिड का उपयोग कहाँ पर और किस कारण से होता है। ठीक है, तो फिर उसी को ही यहाँ पे लिख लेना है, जो आप समझे हैं उसी को, है ना। तो फिर ये रहेगा इस हमारा प्लाज्मिड्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है प्लाज्मिड्स है ना, ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसके अलावा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है वो टॉपिक भी वेरी 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 बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो फिर आप लोग जो है दोनों को अच्छे से देख लेंगे। तो फिर थैंक यू गाइस।